नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं इस साहित्य गुरु के रिवीजन श्रृंखला में। और हम बात कर रहे हैं नेट जीआरएफ की। देखिए, हिंदी साहित्य से जो भी विद्यार्थी नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो सीरीज़ है रिवीजन वाली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैंने उन क्वेश्चंस को या उन चीज़ों को लेके आया हूँ जिससे क्या है आपकी जो रिवीजन है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके, कम समय में आप ज़्यादा चीज़ों को देख सकें। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम बात करेंगे भीष्म शाहनी की। भीष्म शाहनी, इनका जो जन्म है 1915 में माना जाता है, मृत्यु 2003 में मानी जाती है। वहीं देखिए इनकी कहानियाँ कौन कौन सी है। भाग्य रेखा 1953 ईस्वी की कहानी है। वहीं पहला पार्ट 1957 ईस्वी की है। पटरियाँ 1973 ईस्वी की है। निशाचर 1983 ईस्वी की है। और वांगचू 1978 ईस्वी की है। पाली 1988 ईस्वी की है। वहीं भटकती राख 1966 ईस्वी की है। वहीं शोभा यात्रा 1981 ईस्वी की है। डायन 1998 ईस्वी की है। देखिए, आप चीज़ों को ना कनेक्ट करते हुए चलिएगा तो चीज़ें क्या है याद होती जाएंगी। और इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए, अब भीष्म शाहनी की ही रचना है अमृतसर आ गया। देखिए, रचनाकार भीष्म शाहनी है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1973 है और ये नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। ठीक है, कहानी संग्रह पटरिया में इसका संकलन किया गया है। देखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि जो कहानी है अमृतसर आ गया कौन सी कहानी संग्रह में है, तो इसका कहानी संग्रह का नाम है पटरिया, जो कि 1973 में प्रकाशित हुई थी। वहीं देखिए विधा, जैसा कि आपको पता है कहानी विधा में है और जो विषय है देखिए क्या है, शरणार्थियों के एक समूह का पाकिस्तान से भारत के सीमावर्ती शहर अमृतसर की ओर यात्रा के दौरान के भयावहता और विनाश का वर्णन है। इसमें मतलब जो भारत और पाक का विभाजन हुआ था उसके बाद की जो दशा हुई थी उसी का वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए प्रेमचंद को भी देख लेते हैं। प्रेमचंद जो कि बहुत ही ज़्यादा हिंदी साहित्य में एक मुख्य रचनाकार हैं, इनको जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, जन्म प्रेमचंद का जो जन्म है 1880 से 1936 तक माना जाता है। 1880 में इनका जन्म हुआ, 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। वहीं देखिए कहानी इनकी क्या है, बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी की है। नमक का दारोगा 1913 ईस्वी की है। सौत 1915 ईस्वी की है। पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी की है। सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी की है। बलिदान 1918 ईस्वी की है। बूढ़ी काकी 1921 ईस्वी की है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियां हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वह यही कहानियां हैं और इन्हीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आप इन कहानियों को बिल्कुल याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। वहीं देखिए उदय प्रकाश जिनका जन्म जो है 1952 ईस्वी में है। ठीक है, 1952 ईस्वी में इनका जन्म है। और उदय प्रकाश चर्चित कवि, कथाकार, पत्रकार और फिल्मकार हैं। देखिए, ये कवि भी हैं, पत्रकार भी हैं, फिल्मकार भी हैं, तो इनको बहुत ही ज़्यादा मुख्य है, मतलब देखना पड़ेगा। इनकी कृतियों के अंग्रेजी, जर्मन, जापानी एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद भी उपलब्ध हैं। देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं, राम सजीवन की प्रेम कथा, मैंगोलिस, दिल्ली की दीवार, अरेबा अरेबा आदि। वहीं देखिए उदय प्रकाश की जो कहानियाँ हैं, मुख्य कहानियाँ कौन कौन सी हैं, दरियाई घोड़ा और अंत में प्रार्थना 1994 ईस्वी की। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी की। पीली छतरी वाली लकड़ी 2001 ईस्वी की। दत्तात्रेय का दुख 2002 ईस्वी की। मोहनदास 2010 ईस्वी की। देखिए, इनकी जो कहानियाँ हैं पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने इनको भी इसमें इंक्लूड किया है। देखिए, उसने कहा था जो कि हमारी कहानी वाली यूनिट में लगी हुई है और इनसे प्रश्न बड़े ही आसान से बनते हैं, मतलब बनते ही बनते हैं। देखिए क्या है, रचनाकार जैसा आपको पता ही होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। उसने कहा था तीसरी कहानी, चंद्रधर शर्मा ने सबसे कम कहानियाँ लिखी, केवल 3 कहानियाँ लिखी और इतने ज़्यादा ये फेमस हैं, मतलब ये जो इनकी कहानी है उसने कहा था इसी से इनको एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात हुए, मतलब ये। ठीक है, और देखिए प्रकाशन वर्ष जो इसका है उसने कहा था का 1915 ईस्वी है। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। वहीं देखिए मुख्य पात्र इसके कौन कौन से हैं, लहणा सिंह कौन है, नायक है।
जो मुख्य पात्र है वह लहणा सिंह है और प्रमुख पात्र सेना का एक वीर सिपाही वचनबद्ध व्यक्ति है। ये क्या है, एक सिपाही है, वचनबद्ध व्यक्ति है, ठीक है। तो इसके व्यक्तित्व के बारे में भी आ सकता है, तो कैसा व्यक्ति है, वचनबद्ध व्यक्ति है, मतलब अच्छा आदमी है। वहीं देखिए क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं कि लहणा सिंह कौन है, सूबेदारनी कौन है, और देखिए सूबेदारनी कौन है, इस जो कहानी है उसकी नायिका है। नारी मुख्य पात्र लहणा सिंह की बचपन की प्रेमिका सूबेदार की पत्नी, सूबेदार की पत्नी है और जो लहणा सिंह है उसके बचपन की प्रेमिका है, ठीक है। इसमें एक शब्द आता है कुड़माई, जिसका मतलब होता है मंगनी, ठीक है। तो कुड़माई जो शब्द है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि कुड़माई जो है शब्द है कौन से कहानी में आया है, तो उसमें कहाँ में से आया है, और कुड़माई का मतलब होता है मंगनी, ठीक है। वहीं देखिए जो वजीरा सिंह है वह सूबेदार है, मतलब जो सूबेदारनी का पति है वह कौन है, वजीरा सिंह। और वहीं जो बोधा सिंह है ना, सूबेदारनी और सूबेदार इन दोनों का क्या है, पुत्र है, ठीक है। बोधा सिंह क्या है, सूबेदारनी व सूबेदार का पुत्र है। वहीं कीरत सिंह जो है लहणा सिंह का मित्र है। देखिए इन चारों को आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन 99% बनने की उम्मीद है। वहीं देखिए विषय प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी है। कहानी का कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण कहानी है। पूर्व द्वितीय शैली मतलब फ्लैशबैक का प्रयोग किया गया है ना, फ्लैशबैक शैली में कहानी है, तो फ्लैशबैक की कहानी है, एक तरह से पहली कहानी हम देख सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, जो कि 1915 में लिखी गई थी। देखिए वहीं चंद्रधर शर्मा की अन्य कहानियों को भी देखते हैं और इनके जीवन काल को भी देखते हैं। इनका जो जन्म है 1883, जब स्वामी विवेकानंद 1883 में शिकागो में मतलब अपनी स्पीच देते हैं, उसी काल इनका जन्म है 1883 में, ठीक है। और 1922 में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए इनकी कहानियाँ कौन सी है, सुखमय जीवन 1911 की, इनकी केवल 3 कहानियाँ याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन बनने की जो चांसेस होते हैं वो 99% होता है। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी की है, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी और उसने कहा था 1915 ईस्वी। केवल 3 कहानियाँ इनकी और इसी से ये बहुत ज़्यादा चर्चित हुए। और देखिए क्या है, जो 11 वर्ष का समय है, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इसके रचनाकार कौन है, रामचंद्र शुक्ल हैं। कहानी विधा की कहानी है और प्रथम कहानी के अंतर्गत भी इसको लिया जाता है कि 11 वर्ष का जो समय है इसको प्रथम कहानी की श्रेणी के अंतर्गत भी रखा जाता है। इसका जो प्रकाशन है 1903 ईस्वी माना गया है। वहीं देखिए मुख्य पात्र इसमें है पंडित जी जो हैं इसके मुख्य पात्र हैं। और देखिए इसकी जो कहानी की वो है, मतलब कहानी का जो आधार है वह क्या है, इसमें समय की महत्ता का वर्णन किया गया है, समय के बारे में बताया गया है। वहीं देखिए एक कहानी है ग्राम जो कहानी है जयशंकर प्रसाद की कहानी है और इंदू में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई। इंदू पत्रिका में इनकी कहानी प्रकाशित हुई थी 1912 में। और वो जो इससे 11 वर्ष का जो समय है कहानी वह कब प्रकाशित हुई है, सरस्वती में, ठीक है। तो प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी जयशंकर प्रसाद की कहानी है कौन सी, ग्राम। और देखिए मुख्य पात्र कौन है, मोहनलाल है इसका मुख्य पात्र। वहीं देखिए विषय क्या है, मोहनलाल की आंतरिक अवस्था जो ग्राम्य जीवन में व्यतीत हुई इसके बारे में चर्चा की गई है। वहीं देखेंगे हम जयशंकर उसने कहा था, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ाई, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है 1915 ईस्वी की है। सूबेदारनी, लहणा सिंह आदि जो इसके पात्र हैं। और यहाँ कहानी लहणा सिंह के आत्म बलिदान की है। मतलब क्या है, लहणा सिंह जो नायक है वो अपना बलिदान दे देता है, किसके कारण, सूबेदारनी के वचन के कारण। सूबेदारनी उसको कहती है कि जो मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। जो उसका पति और उसका जो बेटा होता है वह भी सेना में होता है, जो कि बोधा सिंह, और जो उसका पति होता है सूबेदार, वह दोनों सेना में होते हैं। और ये जो लहणा सिंह होता है वचन के कारण उन दोनों को बचाने के चक्कर में अपनी जीवन की आहुति कर देता है। तो ये है। और देखिए आकाशदीप जो कहानी है जयशंकर प्रसाद की 1929 की कहानी है। और इसके जो मुख्य पात्र हैं, चंपा है, बुद्धगुप्त, मणिभद्र, जया आदि इसके क्या हैं, मुख्य पात्र हैं। वहीं देखिए इसका जो विषय है, विषय क्या है, इस कहानी में एक असफल प्रेम कहानी को अत्यंत मार्मिक ढंग से उकेरा गया। असफल प्रेम कहानी को बहुत ही ज़्यादा मार्मिक ढंग से बताने की कोशिश की गई है आकाशदीप में, जो कि 1929 की जयशंकर प्रसाद की कहानी है।
वहीं देखिए रामचंद्र शुक्ल, जिनका जो जन्म है, देखिए कई बार जन्म पूछ लिया जाता है कि ये जो कवि हैं, रचनाकार हैं, इनको सीक्वेंस से लगाइए, तो इन सबके जो डेट ऑफ बर्थ है उनको ध्यान में करते चलिए। जो रामचंद्र शुक्ल हैं उनका जो जन्म है 1884 और 1885 जो है 1885 में भारतेंदु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप चीज़ों को जोड़ते चलेंगे तो आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। 1884 में इनका जन्म हुआ और 1941 में जो रामचंद्र शुक्ल हैं इनकी मृत्यु हो गई। 20वीं शताब्दी के हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। प्रमुख इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? हिंदी साहित्य का इतिहास, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक जो कि 1929 में प्रकाशित हुई है, हिंदी साहित्य का इतिहास। चिंतामणि, बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट इनका निबंध या आलोचना है। और हिंदी शब्द सागर और नागरी प्रशानी पत्रिका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं रामचंद्र शुक्ल की हैं। एक बार और देख लीजिए इसको, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में पब्लिश हुई थी, वहीं चिंतामणि, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रशानी पत्रिका। वहीं देखिए जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की जो चीज़ें हैं, जो जयशंकर प्रसाद का जन्म है वह 1889 है। वहीं जो प्रेमचंद का जन्म है वह 1880 है। मतलब प्रेमचंद जो हैं इनसे 9 साल बड़े हैं जयशंकर प्रसाद से। और प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1936 में, 1936 में। वहीं इनकी मृत्यु 1937 में हुई है। ठीक है, हिंदी नाट्य जगत और कथा साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। मतलब नाटक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वह किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। और नाटक में जब भी हम पढ़ते हैं तो इनको केंद्र में रख कर पढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रख कर पढ़ते हैं। वहीं देखिए इनके अन्य कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? छाया, 1912 ईस्वी की इनकी कहानी है छाया। और प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी का संग्रह है। वहीं आंधी 1931 ईस्वी का है। इंद्रजाल 1936 ईस्वी का है। ठीक है, देखिए इंद्रजाल 1936 ईस्वी का इनका कहानी संग्रह है। वहीं गोदान जो रचना है वह भी 1936 ईस्वी की है। राम की शक्ति पूजा भी 1936 ईस्वी की है। मतलब जितनी भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह ज़्यादातर हमें 1936 ईस्वी में देखने को मिलती है। वहीं देखिए लाल पान की जो बेगम कहानी का मुख्य पात्र बिरजू की माँ है। लाल पान की बेगम कहानी की मुख्य पात्र बिरजू की माँ है। कहानी की शुरुआत ही उसके गुस्से से होता है। देखिए ये पूछा जा सकता है कि जो बिरजू की माँ है उसका स्वभाव कैसा? गुस्सैल टाइप की औरत है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, यह कहानी की नायिका है और एक सशक्त महिला भी है। बिरजू की माँ पल में गुस्सा हो जाती है। गांव की वृद्धा को भी वह ताने सुनाने में नहीं चूकती। तो इनका जो स्वभाव है गुस्सैल है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और देखिए क्या है, लाल पान की बेगम जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु है और जो विधा है कहानी शैली में लिखा गया है। वहीं देखिए जो लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। गांव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं, उसकी जीवन वानगी है लाल पान की बेगम। मतलब गांव में जो चीज़ें होती हैं, गांव में मतलब जो व्यवहार होता है लोगों के साथ और मेला ये सब लगता है, जो माहौल बनता है, उन सभी चीज़ों को दर्शाने की कोशिश की है। और जैसा कि आपको पता ही है कि जो फणीश्वर नाथ रेणु है वह आंचलिक कथाकार है। मतलब आंचलिक, वह गाँव देहात को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वहाँ की लोक रीति संस्कृति इन सभी चीज़ों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो यह कहानी भी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की है और बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है इन्होंने। वहीं देखिए जैनेन्द्र जो कि एक मनोविश्लेषणवादी साहित्यकार हैं, जो इनकी कहानियों में मनोविश्लेषणवाद हमें देखने को मिलता है। देखिए क्या है, जैनेन्द्र की कहानियों में चरित्र, वैशिष्ट, मानसिक द्वंद्व, स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर सूक्ष्म एवं गहन स्तरों का स्पर्श आदि का चित्रण मिलता है। जैनेन्द्र जी ब्रह्म जीवन यथार्थ को महत्व नहीं देते। जो जैनेन्द्र हैं वह ब्रह्म जीवन यथार्थ को महत्व नहीं देते। वह मन स्थिति में ही परिस्थिति को भी संश्लिष्ट मानते हैं। वह मन की स्थितियों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसका ज़्यादा विश्लेषण करते हैं। अब देखिए इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह है वह कौन कौन से हैं। फांसी 1929। अभी हमने जयशंकर प्रसाद की एक कहानी थी
आकाशदीप जो कि 1929 में देखी। वहीं जो फांसी कहानी है जैनेंद्र की वह भी 1929 की है। वहीं देखिए वातायन जो कि 1930 की इनकी कहानी संग्रह है। नीलम देश की राजकन्या 1933, कई बार पूछा गया है तो इसको आप याद कर लीजिए। नीलम देश की राजकन्या 1933 ईस्वी। पाजेब 1942 ईस्वी, और इसकी जो कथा है वह बहुत ही अच्छी है, आप हो सके तो एक बार पढ़िए। और जय संधि 1949 ईस्वी। और देखिए प्रमुख कहानियाँ इनकी कौन कौन सी है। स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, लाल सरोवर और जानवी, ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। देखिए अब अज्ञेय के बारे में देख लेते हैं। अज्ञेय वैज्ञानिक यथार्थ में विश्वास करने के कारण विविध स्तरों पर व्यक्ति को देखते रहते हैं। देखिए अज्ञेय जो है एमएससी से पढ़े हैं उन्होंने, मतलब वो साइंस के स्टूडेंट थे, तो मतलब इनका जो दृष्टिकोण है जो एक साइंस के बच्चे का होता है उसी प्रकार का दृष्टिकोण इनका है, ठीक है। तो जो इनका दृष्टिकोण है बहुत ही ज़्यादा यथार्थवादी है, और जो चीज़ें मतलब हो सकती है, संभव है साइंस के अनुसार, उन्हीं सब चीज़ों पे ये विश्वास करते हैं। वहीं देखिए अज्ञेय ने बदलते हुए संदर्भों में नए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। वहीं देखिए कहानी संग्रह इनका क्या है। परंपरा 1940 ईस्वी का है। अज्ञेय की कहानी कौन सी है, परंपरा 1940 ईस्वी। और कोठरी की बात 1945 ईस्वी। शरणार्थी 1948 ईस्वी। जयदोल 1951 ईस्वी। ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी। प्रमुख कहानियाँ देखिए कौन कौन सी है। होलीबोन की बतखें, मेजर चौधरी की वापसी, और कड़िया, अमरवल्लरी, मैना, सिग्नेलर, रोज आदि। जिस रोज जो कहानी है उसका असली नाम गैग्रीन है, लेकिन इसका जो अनुवाद किया गया रोज नाम से किया गया, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि रोज का दूसरा नाम क्या है, गैग्रीन। गैग्रीन क्या है, बीमारी का नाम है जो कि उस कहानी में बताया गया है। वहीं देखिए रोज जो है, रोज कहानी जो है अज्ञेय की है। 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था, 1934 में इसका प्रकाशन हुआ था, और कहानी विधा की ये कहानी है, ठीक है। मालती, और मालती है इसमें पात्र, लेखक है महेश्वर है, टीटी और आदि। टीटी कौन है, महेश्वर और मालती का बेटा है, छोटा बच्चा है टीटी, ठीक है। वहीं देखिए इस कहानी का विषय क्या है, मैं शैली में लिखी मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है। मैं शैली में ये कहानी लिखी गई है और मनोवैज्ञानिक कहानी है। वहीं देखिए अज्ञेय को देखते हैं। अज्ञेय का जो जन्म है वह 1911 में माना गया और उनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई है। इनकी जो अन्य कहानी संग्रह है वह है विपथगा 1937 ईस्वी, परंपरा 1940 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, अमर वल्लरी 1945 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, जयदोल 1951 ईस्वी, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी आदि। तो ये सारे इसके प्रमुख कहानी हैं। देखिए अगर आप लोग चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि मैं पूरे के पूरे 2 महीने एग्ज़ाम, मतलब जब तक नेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ये जून वाला 2024 वाला, जब तक मैं रोज़ एक ना एक वीडियो डाला करूँगा इस पे, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है बनी रहेगी और चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। वहीं देखिए अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, साहित्य गुरु के नाम से है, और जो लिंक है आपको टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके जुड़ सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने नेट से रिलेटेड, JRF से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पहले ही अपलोड कर रखी हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर अगली बार अगले सीरीज़ में। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियोज़ जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, उस हिसाब से लाऊँगा, और बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब हेल्पफुल लगेंगी वो सारी वीडियोज़। तो आपको जैसा भी लगे या जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर मेरे पास वो टॉपिक होगा, उस पर इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करूंगा कि जो भी वीडियोज़ रहें वो हेल्पफुल रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग जुड़े मेरे साथ, तो इसके लिए धन्यवाद।